गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से आज बात करेंगे हम भारत के स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक की। भारत का स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक हिमालय में चीन के दांत खट्टे करने के लिए बनाया गया है। इस टैंक को AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स ने सिर्फ 19 महीने में तैयार किया था। इसे हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों में लड़ाई के लिए बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का दोस्त रूस T-90 टैंक को बेचने के लिए नए ग्राहक की तलाश में तरस रहा है। एक वक्त भारत ने इस टैंक को खरीदकर सोवियत संघ के पतन के बाद संघर्ष कर रही रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में नया प्राण फूंका था, लेकिन रूस एक बार फिर से अपने टैंकों के लिए नए ग्राहक की तलाश में है, जबकि भारत अब आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। भारत ने करीब 3 दशक पहले T-90S टैंक डील करके रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सहारा दिया था। हालांकि भारत ने शर्तें रखी थी कि रूस भारत में T-90 टैंकों के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। अब करीब 2 दशक बाद यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। रूसी टैंकों पर भारत की निर्भरता काफ़ी कम हो चुकी है। भारत ने पिछले महीने 1000वां टैंक बनाया है। जोरावर का आइडिया चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के दौरान आया था। इसे उस समय भारतीय सेना के सामने आए चीन के टाइप 15 टैंकों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। चीन के टाइप 15 के मुकाबले जोरावर हल्का है, लेकिन इसमें हथियार उतने ही दमदार हैं। इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जो जम्मू के राजा की डोगरा सेना में जनरल थे। उन्हें लद्दाख का विजेता कहा जाता है। 2000 के दशक की शुरुआत से भारत के सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अपनी हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF में रूस से के किट के तौर पर मंगाए गए 500 से ज़्यादा T-90S टैंकों को असेंबल किया है। 2006 और 2007 में इस फैक्ट्री को अतिरिक्त 1000 T-90S भीष्म MBT बनाने का काम भी सौंपा गया था और 2019 के आखिरी तक 400 टैंक डिलीवर कर दिए गए थे। भारत का जोरावर टैंक की क्षमता कितनी है? जोरावर एक हल्का टैंक है जिसका वजन 25 टन के करीब है। इसकी खासियत काफ़ी कम ऑक्सीजन वाली स्थितियों में ऑपरेशन को अंजाम देना है। इसमें बेहद शक्तिशाली 105 mm की राइफल तोप लगी है। यह तोप दुश्मन के बंकरों, सैन्य वाहनों, यहाँ तक कि पुराने भारी टैंकों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से पूरी तरह नष्ट कर सकती है। ये सिर्फ गोले ही नहीं दागते, बल्कि अपनी तोप की नली से ही सीधे गाइडेड मिसाइलें भी छोड़ सकते हैं। चीन का टाइप 15 करीब 5 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर को मार गिराने की क्षमता रखता है। और टैंक के ऊपर ही सुसाइड ड्रोन लगे हुए हैं। ये पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर खुद उससे टकराकर धमाका कर सकता है। जोरावर में ऐसी आधुनिक तकनीक है जो इसकी गर्मी और आवाज़ को छुपा देती है। इसके कारण दुश्मन के ड्रोन इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं। जोरावर पानी में तैर सकता है, जिससे यह पेंगोंग त्सो जैसी बर्फीली झीलों को पार करके दुश्मन पर अचानक हमला बोल सकता है। चीनी टाइप 15 बनाम जोरावर टैंक। जोरावर का वजन मात्र 25 टन है। इसके हल्के वजन और 30 से 40 हॉर्स पावर प्रति टन के बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो के कारण यह लद्दाख की सक्रिय पहाड़ी और कमज़ोर पुलों पर बेहद तेज़ी से दौड़ सकता है। टाइप 15 का वजन 33 से 36 टन है। अतिरिक्त बख्तरबंद लगाने पर यह भारी हो जाता है। भारी होने के कारण जोरावर जितना फुर्तीला नहीं है। जोरावर टैंक पूरी तरह से एम्फीबियस है, पानी में तैरने योग्य है। लद्दाख में पेंगोंग त्सो जैसी विशाल और बर्फीली झीलों को यह बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के तैर कर पार कर सकता है। टाइप 15 चीनी टैंक पानी में तैर नहीं सकता है। इसे गहरी नदियों या झीलों को पार करने के लिए विशेष सोरकल की जरूरत पड़ती है, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। जोरावर को चूँकि हाल ही में डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिक तकनीक है कि अपने साथ लॉइटरिंग मिशन और जासूसी ड्रोन लेकर चलता है। I-15 टैंक 2015 से 18 की तकनीक पर आधारित है। इसमें बेहतरीन एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटो लोडर तो है, लेकिन इसमें जोरावर की तरह इनबिल्ट ड्रोन इंटीग्रेशन और आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप में शामिल नहीं है। भारतीय सेना ने पहले भी 1948 में जोजिला पास पर कब्जा करने के लिए स्टुअर्ट लाइट टैंक जैसे हल्के टैंकों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सेना ने 1962 में पूर्वी लद्दाख के चुशुल में AMX-13 टैंक का इस्तेमाल किया था। AMX-13 ने 1965 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने छम सेक्टर में पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को कुंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ने 59 इकाइयों के लिए प्रारंभिक ऑर्डर दिया है, जिसमें कुल 354 टैंक या 295 अतिरिक्त हल्के टैंक की आवश्यकता होगी। ये हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दिनों भारत के चेनाब ब्यास टनल परियोजना पर भड़का हुआ है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय इस परियोजना के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। अब इसमें पाकिस्तानी मीडिया भी शामिल हो गई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख नजम सेठी ने गिरफ्तारी भी दी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर भारत के चिनाब ब्यास टनल को मिसाइल से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के कई दूसरे राजनेताओं ने भी इस परियोजना को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी है। नजम सेठी का क्या सवाल था और क्या पूछा गया? पाकिस्तान के एक टीवी कार्यक्रम में नजम सेठी से सवाल किया गया कि बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर चर्चा किया गया है कि वो पुराने वसूल बदलने जा रहा है और अब वो अपनी मर्जी से जिस चीज़ को चाहे जैसे मोल्ड करेंगे। उनका इशारा उस प्रोजेक्ट की ओर था जिसमें वो एक टनल बनाने जा रहे हैं, जो चिनाब लिंक प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि वे अब किसी बात की परवाह नहीं करते। सिंधु जल संधि जब से सस्पेंड कर रखा है, अब
वो यह बताएंगे कि वो जो चाहेंगे वो बनाएंगे। नजम सेठी ने क्या जवाब दिया? इस पर नजम सेठी ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, यूरोप क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि मत करो मत करो मत करो, मगर पाकिस्तान तो कुछ कर सकता है ना। मैं आपको क्या बताऊं कि क्या करेगा पाकिस्तान, मगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो मेरी असेसमेंट है कि हम इसको चलने नहीं देंगे। तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा हमें सिर्फ एक मिसाइल की ज़रूरत है, फिर इंडिया कुछ करेगा तो वापस से होगा। इंडिया ने झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया किशनगंगा, लेकिन वो वक्त और आज के वक्त में क्या फ़र्क है? आसिम मुनीर साहब, यहाँ एक अंतर है और भारत को उसका पता होना चाहिए। हम उखाड़ उड़ा कर रख देंगे अगर हमारे खिलाफ काम हुआ। वहीं एक दूसरे टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तान के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने कहा, भारत सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जो नदियां भारत से आती हैं उनका रास्ता रोकना या मोड़ना युद्ध की कार्रवाई की तरह है। यह एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम भारत को जवाब देना जानते हैं। आइए बात करें हम मौसम की। मौसम के मोर्चे पर मौजूदा साल और 2027 में दुनिया को बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने एक नए अनुमान के आधार पर चेताते हुए कहा कि इस साल बनने वाला अल नीनो अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो हो सकता है। यह घटना दुनिया भर में तापमान को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाएगी, जिसका सीधा असर खेती-बाड़ी को नुकसान से लेकर पानी की कमी होने तक में देखने को मिलेगा। लाइव साइंस के मुताबिक यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का अनुमान है कि अल नीनो के चलते इस साल दिसंबर तक मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के इलाके में समुद्री सतह का तापमान औसत से 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कुछ अनुमानों में तापमान 7.2 फ़ारेनहाइट 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। नीनो तोड़ेगा रिकॉर्ड। ECMWF के अनुसार सही साबित होने का मतलब यह होगा कि इस साल का अल नीनो प्राकृतिक जलवायु चक्र का गर्म चरण दुनिया भर में तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यह साल 2015 से 16 और 1997 से 98 के पिछले रिकॉर्ड धारक अल नीनो से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा। पिछली दो अल नीनो घटनाओं के दौरान नीनो 3.4 इंडेक्स में तापमान औसत से 4.1 डिग्री फ़ारेनहाइट 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। वॉशिंगटन पोस्ट के मौसम विज्ञानी और ग्लोबल वेदर राइट बेन नोल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अब यह तकरीबन हर अनुमान +3 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है और कुछ अनुमान तो +4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तापमान दिखा रहे हैं। यह अनुमान अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो की ओर इशारा करता है। इसे दुनिया को निश्चित ही एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। अल नीनो से बढ़ रही गर्मी। अल नीनो की घटनाएं प्रशांत महासागर में अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन प्राकृतिक जलवायु चक्र के रूप में हर 2 से 7 साल में होती है। अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है। इससे ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ती हैं और दुनिया भर में तापमान और बारिश के पैटर्न पर असर पड़ता है। पृथ्वी पर पिछली अल नीनो घटना जून 2023 से अप्रैल 2024 तक चली थी। इसने पहले से ही गर्म हो रही दुनिया में और गर्मी बढ़ाई, जिसमें 2024 अब तक का सबसे गर्म साल बन गया और यह पहला ऐसा साल रहा जब तापमान में बढ़ोतरी ने 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 फ़ारेनहाइट की सीमा को पार कर लिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि इस क्लाइमेट पैटर्न के सितंबर से पहले बनने की संभावना 80% और नवंबर से पहले 90% है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अल नीनो 90% निश्चितता के साथ आने वाले महीनों में हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। दुनिया को इस क्लाइमेट चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहले से ही खतरनाक रूप से गर्म हो रही धरती पर ज़्यादा गर्मी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अल नीनो की स्थितियाँ गर्म होती दुनिया की आग में घी का काम करेगी। इसके असर दूर दूर तक फैलेंगे और बहुत तेज़ी से सीमाओं को पार करेंगे। ऐसे में एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। आइए बात करें हम ईरान की। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से ईरान को अभी तक $6 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरान की इकनॉमी की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है, जो पहले से ही रसातल में थी। मई में ईरान का कच्चा तेल निर्यात कम से कम 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। अमेरिका ने 13 अप्रैल को ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की थी और ट्रंप उसे ढाल बनाकर शांति समझौतों की शर्तों को मानने का प्रेशर बना रहे थे। तेहरान ने इस कदम को गैरकानूनी बताया और अपने बंदरगाहों के आसपास अमेरिकी जहाज़ों को जब्त करने की कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल सप्लाई बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें तेज़ी से बढ़ी और सऊदी अरब, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी क्षेत्र के मुख्य उत्पादक देशों से होने वाले निर्यात में भारी कमी आई। हालांकि 13 अप्रैल को शुरू हुए नाकेबंदी से पहले ईरान काफ़ी हद तक अपना तेल निर्यात जारी रखने में कामयाब रहा। असल में ईरान को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी हुआ और इसके तेल निर्यात में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होने के बाद स्थिति तेज़ी से बदल गई
होर्मुज जलदमू मध्य से होने वाला तेल निर्यात ईरान के कुल निर्यात का लगभग 80% है। अल जजीरा के शिपिंग के ताज़ा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि घेराबंदी की वजह से ईरान की तरफ से विदेशों में बेचे जा सकने वाले कच्चे तेल की मात्रा में भारी कमी आई है, खासकर चीन को जो उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। जानकारों का कहना है कि नाकेबंदी की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को अब भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि ईरान कब तक ये युद्ध जारी रख पाएगा। ट्रेंड इंटेलिजेंस फर्म केपलर के आंकड़ों के मुताबिक मई में ईरान का कच्चा तेल और कंडेंसेट निर्यात लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर 3 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम हो गया। केपलर ने तुलना के लिए नाकेबंदी शुरू होने से पहले 40 दिनों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान के कच्चे तेल क्रूड की कीमतें आमतौर पर $90 प्रति बैरल से ऊपर रही और कभी कभी $100 से भी ज़्यादा हो गई। $90 प्रति बैरल की कम कीमत का अनुमान लगाए तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन के एक्सपोर्ट से हर दिन लगभग $27 मिलियन या मई के महीने में लगभग $837 मिलियन की कमाई होगी। ये इस साल की शुरुआत की तुलना में बहुत बड़ी गिरावट है। मार्च में जब एक्सपोर्ट औसतन 1.84 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, तो ईरान हर दिन लगभग $165.6 मिलियन या महीने भर में लगभग $5.13 अरब कमा रहा था। अप्रैल में एक्सपोर्ट औसतन 1.34 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जिससे हर दिन लगभग $120.6 मिलियन या महीने के लगभग $3.62 बिलियन की कमाई हुई। लॉयड लिस्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि मई में ईरान की तेल से होने वाली कमाई मार्च की तुलना में लगभग 84% कम थी। इससे नाकाबंदी के बढ़ते आर्थिक असर का पता चलता है। और अगर ईरान को मार्च जितनी मासिक कमाई की उम्मीद थी, तो उसे अप्रैल और मई में $5.8 अरब का नुकसान हुआ है। केपलर ने अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया कि हालांकि डेटा से पता चलता है कि नाकेबंदी की वजह से ईरान से बाहर जाने वाले नए तेल की मात्रा में भारी कमी आई है, लेकिन हो सकता है इसमें खरीदारों तक पहुंचने वाले सभी ईरानी तेल का हिसाब न हो, क्योंकि कुछ कार्गो ईरानी जल क्षेत्र से निकलने के बाद मलेशिया के पास जहाज़ों के बीच ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ईरान कभी कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसे उस तेल को स्टोर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो तेल की बेच नहीं पा रहा है। एनर्जी पॉलिसी रिसर्चर और कंसल्टेंट मार्क अयूब ने अल जजीरा को बताया कि ईरान अपनी बची हुई स्टोरेज क्षमता का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है। डेटा से पता चलता है कि नाकेबंदी काम कर रही है, लेकिन असली दबाव तब बनेगा जब वो स्टोरेज खत्म होने लगेगा। यानी जब ईरान के पास तेल स्टोर करके रखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो उसे मजबूरन प्रोडक्शन बंद करना होगा और असली चुनौती उसके बाद शुरू होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.